हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा, जैसा कि मैंने पिछले दिन आपके पास नोटिफिकेशन भेजा था कि स्पेशली इस बार मैं अग्निवीर के लिए जीत बैच लेकर के आ रहा हूँ। आपकी सफलता इस बैच के नाम में ही है, जीत। तो बेटा, जैसा कि आप जानते हो, किसी भी ग्रामर्स को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें सबसे पहले टेंस की आवश्यकता होती है। बिना टेंस के आप ग्रामर समझ ही नहीं सकते। जैसा कि आप जानते हो, एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, ये जितने भी ग्रामर के मेन बेस हैं, ये टोटल किस पर डिपेंड है? टेंस पर डिपेंड है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बेस से, यानी बिल्कुल जीरो से, मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूं कि आखिर यह टेंस होता क्या है। देखिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में, सरल भाषा में बिल्कुल आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। बस बेटा, आप इसको समझते रहना। यदि आप इस चीज़ का नोट्स बनाते हो तो ये फार बेटर है। आप जरूर नोट्स बनाएं इसका, बिल्कुल समझे ध्यान से। चलिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं टेंस के बारे में। सबसे पहले आपको जानना होगा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब देखिए, तीनों टेंस के अपना चार पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर का होगा: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बेटा, मैं आज आपको प्रेजेंट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना। अब आपको मान लीजिए, प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले कौन सा पार्ट आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहले तो आपको पहचान जानना होगा। हर टेंस का पहचान आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जानना कि उसकी पहचान क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान होता है किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान बनता है। क्लियर? अब देखिए, हर सेंटेंस को 3 पार्ट में बांटा जाता है। जैसे अफर्मेटिव, अब उसमें नॉट लग गया तो बन गया निगेटिव, और उसमें क्वेश्चन आ गया तो बन गया इंट्रोगेटिव। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम पढ़ेंगे तो आपको सिंपल सी बात यही समझनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, डू या डज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बेटा, आपको ये जानना होगा कि डू किसके किसके साथ प्रयोग किया जाता है और डज किन किन के साथ प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होता है। अब आपको ये भी मैं बताते चलता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट या कौन से प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं और कौन से प्रोनाउन प्लूरल होते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर है आई, वी, यू, दे, तथा प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ डू का प्रयोग होता है। दूसरा पॉइंट है सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट: ही, सी, इट, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ क्या प्रयोग होता है? डज का प्रयोग होता है। क्लियर है? अब एक चीज मैं आपको और भी क्लियर कर दूं। देखिए, यहां पर आई जो है, आई सिंगुलर होता है,
क्लियर है। लेकिन ये इनके साथ भी डू का प्रयोग होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल प्रोनाउन के साथ डू का प्रयोग होता है, तो वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट तो है ही, ये तो ऑलरेडी डू इनके साथ प्रयोग है। लेकिन एक्सेप्शन, अपवाद ये है कि आई सिंगुलर होते हुए भी इनके साथ हेल्पिंग वर्ब डू यानी प्लूरल का प्रयोग होता है। ये बड़ा एक्सेप्शन है। लेकिन नीचे देखिए, ही, सी, इट, ये तीनों सिंगुलर होते हैं और ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, इनके साथ डज का प्रयोग होता है। अब अभी मैंने आपको बताया कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में हो, बताया ना कि सेंटेंस को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहले देखिए हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर ये आपको समझना होगा। जैसे देखिए, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। अब आपको ये देखना है कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल में है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का सिर्फ प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उनके साथ हम वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। मैं 2 तरह का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। जैसे पहले है कि हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, क्या बनेगा, वी प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। देखिए सब्जेक्ट क्या है, वी, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। बिल्कुल स्ट्रक्चर पर रखा हुआ है, यही चीज़ समझना है आपको। अब यहाँ ध्यान देना है कि वी क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। अभी देखिए वी क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, आप इस चीज़ को जरूर जानना कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब देखिए प्ले में एस नहीं लगा हुआ है, यानी प्ले जो है प्लूरल वर्ब है। यदि आप यहाँ पर कोई सब्जेक्ट आता है ही, तो ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब में क्या होगा, एस लग जाएगा, यानी कि वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पर प्ले में एस नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर प्ले में एस लग गया। क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ पर ही जो सब्जेक्ट के रूप में है सिंगुलर है, इसलिए वर्ब को सिंगुलर बना दिया गया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका मेन स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको अगले जनवरी माह में फेस भी करना है परीक्षा को। तो मैं उस हिसाब से मैं प्रयास करूंगा कि आपको शॉर्ट में और बिल्कुल सिंपल भाषा में टेंस समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आप और डिटेल में देखना समझना चाहते हैं टेंस, तो मैं ऑलरेडी पहले से टेंस का वीडियो मैंने डाल दिया है। आप डिटेल में मैंने डाला है, स्ट्रक्चर के साथ डाला है। जो लोग डिटेल में देखना चाहते हैं, विस्तार में समझना चाहते हैं, आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो देखिए इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कोई कहता है कि तुम नदी में तैरते हो, तुम नदी में तैरते हो, इसको बनाएंगे यू स्विम इन द रिवर, यू स्विम इन द रिवर। अब देखिए यू जो है यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है, इसलिए स्विम में एस नहीं लगा है। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए फिर कोई कहे कि वह खाना पकाती है, तो वह क्या है, शी,
सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। वह खाना पकाती है, सी कुक, कुक हो गया, इसमें एस लग जाएगा तो ये कुक वर्ब जो है सिंगुलर बन जाएगा। सी कुक्स फूड बन गया। तो इस तरह से आपको समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस इस तरह से बनते हैं। अब आते हैं हम आपको इसका निगेटिव समझाते हैं। निगेटिव सेंटेंस, देखिए सेम आपको निगेटिव सेंटेंस में यही चीज समझना है कि किसके साथ डू नॉट होगा और किसके साथ डज नॉट होगा, जो कि मैंने अभी आपको पीछे समझाया है। देखिए आई वी यू दे तथा प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है, डू नॉट का प्रयोग होता है। ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है। आप बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, किसके साथ डू नॉट का प्रयोग करना है और किसके साथ डज नॉट का प्रयोग करना है। तो अब देखिए जैसे यहाँ दिया है एग्जाम्पल में, आप समझिए इसको। मैं दूध नहीं पीता हूँ, मैं दूध नहीं पीता हूँ बनेगा आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब देखिए आई क्या है तो सिंगुलर, लेकिन इनके साथ बताया आपको कि ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, डू का प्रयोग होता है। आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है, यानी डू को हम किस में बदल देंगे, डज में बदल देंगे। बताया कि किसी भी मेन वर्ब में एस या एस लगा देने से वो वर्ब क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो गया। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। वह, जैसे यहां पर है कि वह खाना पकाती है, सी कुक्स, सॉरी ये वह खाना नहीं पकाती है, सी डज नॉट कुक फूड, सी डज नॉट कुक फूड। तो बेटा आप जब इस स्ट्रक्चर को जाने रहोगे कि किसके साथ डू नॉट किसके साथ डज नॉट होगा, तो आपके लिए टेंस बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए सी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, देखिए सी, इसलिए इनके साथ क्या लगता है, डज नॉट। तो सी डज नॉट कुक फूड। जैसे दिया है कि हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो हो जाएगा वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। देखिए वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इनके साथ डू नॉट का प्रयोग हुआ है, वी के साथ डू नॉट का प्रयोग हुआ है। तो बस आपको इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में मुख्य रूप से किनके साथ डू नॉट का प्रयोग होगा, किनके साथ डज नॉट का प्रयोग होगा, यही चीज़ आपको जानना है। अब इसके बाद में आपको मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझाने जा रहा हूं। देखिए
अब आपको ये पहले मैं समझा दूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक होता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव और एक होता है WH टाइप इंट्रोगेटिव। पहले आप ये समझिए कि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव क्या है। तो जिस सेंटेंस का जवाब रिप्लाई हाँ या ना में छुपा रहता है। किसी भी सेंटेंस आपसे कोई पूछता है कि डू यू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेलते हो, तो इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। यस, हाँ, यानी डू यू प्ले हॉकी, तो आपने कहा यस आई प्ले, हाँ मैं खेलता हूँ। किसी से पूछा जाता है कि डू यू प्ले हॉकी, यदि वो नहीं खेलता है तो उसका जवाब क्या होगा? नो आई डू नॉट प्ले हॉकी। तो बेटा यही चीज़ समझना है कि जब किसी भी प्रश्न का जवाब हाँ या ना में दिया जाता है उसे हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। फिर से समझिए, किसी भी सेंटेंस का जवाब यानी रिप्लाई हाँ या ना में मिलता है और वो बिल्कुल कंप्लीट सेंस होता है तो समझ लीजिए कि वो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है। लेकिन WH टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता। जैसे कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज़ योर नेम, तो क्या बोलोगे आप? यस या नो? नहीं, आपका जवाब कंप्लीट नहीं हो सकता। तो व्हाट इज़ योर नेम, इसका आपको कंप्लीट सेंटेंस जवाब देना होगा। सपोज आपका नाम मोहन है तो आपको कहना पड़ेगा कि माय नेम इज़ मोहन। तो यही बेटा अंतर है यस नो टाइप में और WH टाइप क्वेश्चन में। तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, एक प्रकार समझिए कि एक टेक्निक आपको समझा देता हूँ कि जितने भी यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे डू डज से शुरू होंगे, विल सेल से शुरू होंगे, कैन से शुरू होंगे, हैज हैव हैड से शुरू होंगे। तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होते हैं ऐसे सेंटेंस को हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और WH टाइप, WH क्या होता है टाइप, ये भी समझ लीजिए, उसको हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। जैसे हु, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हु, हुम, हुज। माने WH इसलिए उनका नाम होता है कि जितना मैंने WH टाइप वर्ड्स बोले हैं सब में W और H लेटर जरूर होता है, इसीलिए इनको WH टाइप क्वेश्चन वर्ड WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। अब इसको समझना है कि इसको हम ट्रांसलेट जब करते हैं, किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में करते हैं तो इसका क्या तरीका होता है। अब देखिए, आपको मैं सरल भाषा में समझा रहा हूँ, ये प्रकार से रूल समझ लीजिए। यदि कोई भी सेंटेंस, बहुत ध्यान से बेटा आपको समझना होगा, मैंने पहले भी कहा है आपसे कि यदि आप इसका नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए और बेटर होगा। यदि कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है, यानी स्टार्टिंग सेंटेंस का क्या से शुरू होता है, तो आप उस समय उस वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग पहले करेंगे। क्लियर है? यदि किसी भी सेंटेंस का शुरुआत क्या से होता है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग हम पहले करेंगे। अब मान लीजिए सेंटेंस का सब्जेक्ट यू है तो सबसे पहले हम डू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यू के साथ डू का प्रयोग होता है। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ डज का प्रयोग होता है, इसलिए क्या के स्थान पर यानी सबसे पहले डज का प्रयोग होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई कहता है क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम, देख सेंटेंस पर ध्यान देना बेटा, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क निश्चित रूप से लगाना है, डू यू प्ले क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू है, और मैंने बताया अभी आपको पीछे कि यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डू लगता है कि डज लगता है, तो निश्चित तौर पर डू लगता है, इसलिए डू का प्रयोग पहले किया गया है।
अब अगला सेम सेंटेंस देखिए, क्या वह विद्यालय जाता है? डज ही गो टू स्कूल? क्या वह विद्यालय जाता है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? ही है, और ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? डज लगता है। और सेंटेंस का शुरुआत यानी प्रारंभ किससे हो रहा है? क्या से हो रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार पहले आएगा। जैसे यहाँ सब्जेक्ट यू है, उसके साथ डू लगता है तो डू पहले आ गया। ही के साथ डज लगता है, इसलिए डज देखिए पहले आ गया। तो फिर से मैं आपको रिमाइंड करूं कि जब भी सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो वहां पर सब्जेक्ट के अनुसार हम डू या डज का प्रयोग पहले करते हैं। क्लियर है? अब मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है कि ये वाक्य के बीच में आता है। कभी भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में नहीं आता। जैसे कोई पूछता है आपसे कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो इसमें कहाँ देखिए बीच में आया है, यानी तुम के बाद आया है। तो जब सेंटेंस के बीच में यानी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ये सब रहता है, कितना, कितने, तो इनको जब हम अनुवाद करेंगे तो जो क्वेश्चन वर्ड है इनको सबसे पहले लिखेंगे। जैसे देखिए, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ आया, पहले कहाँ लिखेंगे, यानी कि वेयर। वेयर। अब सेंटेंस में देखना है आपको कि कौन सा मेन सब्जेक्ट कौन सा है, तो तुम है यानी यू है। यू के साथ क्या लगता है? डू लगता है। तो लिखेंगे वेयर डू, अब आएगा यू सब्जेक्ट। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। अब फिर से आप इस चीज को समझे कि मेरा सेंटेंस पर ध्यान देंगे तभी ये आप समझ पाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। कहाँ बीच में आया, लेकिन देखिए सबसे पहले हमने वेयर का प्रयोग किया। इसके बाद में जो सब्जेक्ट यू है उसके अनुसार डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अगला एक एग्जाम्पल और आपको मैं समझा दूं। तुम विद्यालय कब जाते हो, तुम विद्यालय कब जाते हो। देखिए इस सेंटेंस में कब जो है बीच में आया है, इसलिए हम कब क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लाएंगे। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। अब इसमें वाक्य में बीच में आया था व्हेन, कब, उसके लिए हमने व्हेन का प्रयोग किया है। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल समझिए। सेंटेंस है कि वह खाना क्यों नहीं पकाती है, वह खाना क्यों नहीं पकाती है। अब इस सेंटेंस में देखिए क्वेश्चन वर्ड क्यों भी है और सेंटेंस में निगेटिव भी, यानी कि सेंटेंस में इंट्रोगेटिव तो सेंटेंस है ही, इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी है। तो बेटा मैं बता दूं कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और उसमें नॉट भी लगाना है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट को रखा जाता है। जैसे है कि वह खाना क्यों नहीं पकाती है, तो पहले क्यों को लिखेंगे, यानी वाई, वाई डज, वाई डज। अब वह खाना क्यों नहीं पकाती है, यानी कोई वुमेन के बारे में बात की जा रही है, यानी कि सी हो जाएगा। अब देखिए सी के साथ, अभी जो मैं पीछे आपको बताया कि सी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डज लगता है, क्योंकि सी सिंगुलर है और सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होता है। वाई डज सी। अब इस सेंटेंस में नहीं भी है, यानी कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी है, तो हम सी के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि नॉट लगाना है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगाना होगा। वाई डज सी नॉट कुक,
कुक फूड, व्हाई डज शी नॉट कुक फूड। इस तरह से आपको बनाना होता है। अब इसमें एक चीज़ मैं और आपको बता दूं साथ ही साथ कि कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हाउ मेनी और हाउ मच का प्रयोग होता है। जहाँ पर ये भी मैं बता दूं कि हाउ मेनी का प्रयोग कब करते हैं और हाउ मच का प्रयोग कब करते हैं। जब सेंटेंस में संख्या का बोध कराना हो, यानी नंबर का बोध कराना हो, तो वहाँ पर हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर सेंटेंस में मात्रा का बोध कराना है, यानी क्वांटिटी का, तो वहाँ पर हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आपको ये समझाऊं, जैसे इसको मैं हिंदी में लिखता हूं, पर एक हिंदी में भी सेंटेंस देता हूं, वह कितना दूध पीता है। वह कितना दूध पीता है या वह दूध कितना पीता है। तो देखिए इसमें कितना जो आया है किसके लिए आया है, दूध के लिए आया, यानी मिल्क के लिए आया है। तो दूध क्या है, ये नंबर है कि क्वांटिटी है? निश्चित तौर पर ये मात्रा है, क्वांटिटी है। तो जब यहाँ पर दूध की बात पूछी जा रही है तो कितना के लिए हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। यदि कोई संख्या को दर्शाता, कोई कहता वह कितना कलम खरीदता है, वह कितने केले खाता है, तो जहाँ केला या कलम ये संख्या को दर्शाता है तो फिर हम कितना के कितने के स्थान पर हाउ मेनी का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पर कितना दूध, दूध जो है ये संख्या में नहीं देखा जाता है, ये मात्रा में देखा जाता है। इसलिए कितना के स्थान पर क्या होगा, हाउ मच का प्रयोग हम पहले करेंगे। पहले लिखेंगे हाउ मच। अब आपको बेटा ये ध्यान देना है कि जब भी आप सेंटेंस में हाउ मच या हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे, फिर इसी से संबंधित नाउन का पहले प्रयोग किया जाएगा। इनके बाद मतलब नाउन का प्रयोग किया जाएगा। तो कितना किसके लिए आया है, दूध के लिए आया है। तो ये दूध क्या है, मिल्क क्या है, नाउन है। हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, वह है हाउ मच मिल्क डज। जब ही सब्जेक्ट है तो इनके साथ डज लगेगा। हाउ मच मिल्क डज ही ड्रिंक। बस इस तरह से आपको बनाने हैं। तो बेटा मैं चाह रहा था कि मैं आपको एक ही टेंस बताऊं। जैसे आज मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंप्लीट सेंटेंस बताया, कल अगले वीडियो में आपको स्पेशली प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बताऊंगा, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से मैं एक एक ही आपको टेंस बताऊंगा, लेकिन आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। मैं समझता हूं कि आपका 10 दिन के अंदर पूरा टेंस समाप्त हो जाएगा। और ये टेंस मैंने शॉर्ट तरीका से आपके एग्जामिनेशन को देखते हुए, अग्निवीर का एग्जामिनेशन, अगला जो बैच का एग्जामिनेशन जो होने वाला है, ये मानकर चलिए जनवरी या मैक्सिमम फरवरी। और मेरे पास कितना समय है, आप मान लीजिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मात्र 5 महीने हैं। 5 महीने में मैं आपको इतना, मैंने भी पिछले भी नोटिफिकेशन के समय भी बताया था कि अग्निवीर में उसके लिए चाहे जो हो, आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आपकी सफलता की गारंटी मैं लेता हूँ। क्योंकि बेटा मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे जो कि मैंने अपने मेहनत से उन्हें एयरफोर्स, नेवी या एसएससी, बैंकिंग जॉब में, तमाम जॉब में, एसएससी, आप सीजीएल तक, तो मैं आपको बता दूं कि ये बेटा बेस है। आपको बिल्कुल पेशेंस से, धैर्य से, अभी आराम से समझते चलना है। इसके बाद मैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर आऊँगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पर आऊँगा, सिंथेसिस पर आऊँगा, ट्रांसफॉर्मेशन पर आऊँगा, और तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी सिंटैक्स, जिसको आप कंपटीशन की भाषा में
कॉमन एरर कहते हो। तो मैं जनवरी तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद।